Hello students, myself JS Chauhan, senior बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोग अभी न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया था, अब हम इसके फंक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य। वैसे तो केंद्रक के जो कार्य हैं वो उसके डीएनए से रिलेटेड ज़्यादा है ना, तो फिर भी मेजोरिटी में कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट पूछे जाते हैं। तो फंक्शन के नाम पर सबसे पहला हम बात करें, यह है कोशिका का नियंत्रक होता है। कोशिका का नियंत्रक होता है। ओके, अर्थात इसके द्वारा कोशिका के उपापचय, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रिया नियंत्रित की जाती है। इसके केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, इसके केंद्रक द्रव्य में अनुलेखन, अनुलेखन क्रिया से डीएनए द्वारा एमआरएनए तथा टीआरएनए का निर्माण होता है। अच्छा, इसके केंद्रिका भाग में, इसके केंद्रिका भाग में आरएनए तथा राइबोसोम निर्माण संपन्न होता है। केंद्रक में
उपस्थित डीएनए जीवों की आनुवांशिक क्रिया में भाग लेता है मतलब इनहेरिटेंस प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करता है। अच्छा जी, इसके द्वारा कोशिका विभेदन परिपक्वन जैसी क्रिया संपन्न होती हैं। केंद्रक कोशिका विभाजन के समय डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण करता है। ऐसे केंद्रक विभाजन के समय इसमें डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, जिससे कि आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स हैं एक जीव के, वो दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। तभी सामान्यतः बहुत सारे लक्षणों में जो नई संतानें होती हैं वो जनकों के समान होती हैं, ज़्यादातर कैरेक्टर वैसे ही वो प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वजह केंद्रक में विभाजन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, ये अब केंद्रक में देखो ओवरऑल फिर वो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं आगे वो कहीं ना कहीं इसका जो डीएनए है उससे रिलेटेड आ जाते हैं। कह सकते हैं इसके द्वारा जीवों में अनुकूलन प्रतिरोधकता उत्पादकता जैसे लक्षणों का विकास होता है। अडेप्टिबिलिटी है, रेजिस्टेंस है, प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, ये सब चीज़ें न्यूक्लियस की वजह से ही आती हैं। गैमीट फॉर्मेशन होता है, विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अच्छा,
इस के द्वारा कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नियंत्रित की जाती, कंट्रोल, जिसे हम कर्न प्लान थ्योरी कहते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पर हम लोग पढ़ेंगे कि कहा जाता है कि जब केंद्र कोशिका द्रव्य की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है, ऐसी परिस्थितियों में फिर कोशिका को विभाजित होना पड़ता है। और जब कोशिका एक बार डिवीजन कर जाती है तो सामान्यतः जो डीएनए की मात्रा है वो तो लगभग समान रूप में पहुंचती है, लेकिन नई जो कोशिका बनती है उसमें जो जीव द्रव्य है वो कम विकसित होता है, उसके कोशिकांग कम विकसित होता है। इसीलिए वो केंद्रक जीव द्रव्य की उपापचय क्रियाओं को अच्छे से नियंत्रित कर पाता है। लेकिन जब कोशिका परिपक्व हो जाती है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसी परिस्थितियों में फिर कोशिका को विभाजन करना ही पड़ता है। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रेशो के नाम से भी जानते हैं। इसे कर्न प्लाज्म थ्योरी भी कहते हैं। इसे कैरियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस जब प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर डिवीजन की प्रोसेस भी हमें देखने को मिलती है। तो ये था न्यूक्लियस। ओवरऑल मैंने हर एस्पेक्ट पर बात की है। आखिर सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया न्यूक्लियस, बाद में इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, और फाइनली हम लोगों ने न्यूक्लियस के आकार की बात करी, आकृति की बात करी, संरचना की बात करी, फिर उसमें हमने फंक्शन की बात करी, तो नंबर्स की बात करी, कहाँ किस कोशिका में कितने नंबर्स होते हैं न्यूक्लियस के, और नंबर का क्या कनेक्शन होता है, ये सारी बातें हमने स्टडी करी है। ठीक है, तो एक अच्छा बेहतरीन नोट है आपके लिए न्यूक्लियस पर। अब यहाँ से जो स्टडी जाती है साइटोलॉजी की लगभग एंडिंग है, इसमें एक टॉपिक और बचता है जो है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्टडी के बाद में फिर सेल डिवीजन पढ़ा जाता है। ये स्टडी भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्रोमोसोम। ओबियसली मैंने कई जगह आपको पहले भी बता दिया है कि क्रोमोसोम कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, वास्तव में वो क्रोमेटिन पदार्थ का ही एक विकसित स्वरूप है। तो हम अब क्रोमोसोम को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम ऐसे, क्रोमा का मतलब क्या होगा? क्रोमा फिर आता है, क्रोमा मतलब कलर, और सोमा का मतलब क्या होता है? सोमा का मतलब होता है बॉडी या एक स्ट्रक्चर। तो आप मान सकते हो कि ये एक कलरफुल संरचना है। क्रोमा शब्द जब भी आए समझ लेना वहाँ रंग की बात की जा रही है। जैसे क्रोमोप्लास्ट रंगीन वर्णक, जैसे क्रोमैटिन कलर धागेनुमा संरचना, क्रोमोसोम मतलब रंगीन आपको कुछ स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं सेल के अंदर,
उसके बाद में क्रोमेटोफोर, याद करो हमने प्रोकैरियोट में बात करी थी कि इन पर प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं वो मौजूद हैं। क्रोमेटोफोर, ये सब चीज़ें हमने स्टडी करी हैं। और क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर, वैसे हिंदी में हम कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र हिंदी क्या कहना चाह रहा है? गुण का मतलब होता है लक्षण, और सूत्र का मतलब होगा धागे नुमा संरचना, धागे नुमा। तो हिंदी में व्याख्या इसकी इस तरीके से है और इंग्लिश में व्याख्या कुछ उस तरीके से। ये कहना चाह रहा है हिंदी में कि जिन पर जनकों के लक्षण गुण स्थानांतरित होते हैं तो वो गुणसूत्र है, और क्रोमा कलर से रिलेटेड है। कह सकते हैं यह आनुवांशिकता की वाहक इकाई माने जाते हैं, कैरियर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये सबसे पहला सेंटेंस इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा, आगे भी काम आएगा, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण जाते हैं, जनकों के लक्षण उनकी संततियों में जाते हैं, उनकी संतानों में जाते हैं, वो वास्तव में डीएनए के रूप में जाते हैं। और डीएनए प्रेजेंस होता है क्रोमेटिन में। क्रोमेटिन बनाते हैं क्रोमोसोम। कैसे बनते हैं वो हम आगे चल के समझेंगे। विकसित जो क्रोमोसोम है, विकसित क्रोमोसोम का जो स्वरूप है वो हमें यूकेरियोट में ही नज़र आता है, अन्यथा लोअर ऑर्गेनिज्म में जो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम्स हैं, जो उनका आनुवांशिक पदार्थ है, वो उतना वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता है। वो सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे या आरएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। चलो हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि नेचर में जीव तीन ही तरीके के पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोट, दूसरे यूकेरियोट, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है वायरस की। वायरस अकोशिकीय जीव हैं, इनमें कोशिका नहीं है, लेकिन जीनोम पाया जाता है, उनमें भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो डीएनए या आरएनए। तो हम उस पर भी चलो आगे बात करते हैं। तो कह सकते हैं आगे, इनकी खोज, क्रोमोसोम को खोजने वाला, इनकी खोज हॉफमिस्टर के द्वारा की गई थी। कहा जाता है ट्रेडिस्केंसिया में इन्होंने डिस्कवर किया था। अब क्रोमोसोम शब्द किस लिए दिया था? तो कह सकते हैं क्रोमोसोम शब्द एक साइंटिस्ट हुए वॉलडेयर के द्वारा दिया गया। क्रोमोसोम शब्द वॉलडेयर ने दिया। अब
हम क्रोमोसोम पर कुछ और बातें करते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम किस प्रकार से हमें नज़र आते हैं, तो समझ सकते हैं। प्रकृति के विभिन्न जीवों अथवा संरचना में गुणसूत्र। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया और वायरस के रेस्पेक्ट में भी क्रोमोसोम बता देता हूँ, जिससे सही मायने में बात समझ में आए। क्योंकि ये भी ऑर्गेनिज्म हैं, नेचर में पाए जाते हैं। ये भी अपनी आनुवांशिक प्रक्रियाओं को, आनुवांशिक कैरेक्टर्स को पास आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरी सेल में। तो वो है क्या, समझने की ज़रूरत है। मैंने कई बार कहा है, साइटोलॉजी कई चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें तो हम समझ सकते हैं। वायरल जीनोम, वायरस जीनोम या क्रोमोसोम। वायरस में क्रोमोसोम किस तरीके का है? वायरल क्रोमोसोम तो कह सकते हैं विषाणु में, विषाणु मतलब वायरस में जीनोम आरएनए अथवा डीएनए के रूप में होता है ऐसे। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अभी आप लोग कोरोना वायरस पर खूब इन्फॉर्मेशन समझ रहे होगे, सुन रहे होगे। तो एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जो सच भी हो रही है, कि जिन विषाणुओं के अंदर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, उनके द्वारा दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। अभी जो कोरोना वायरस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसकी समानता सार्स, मर्स, HIV वायरस इनसे मिल रही है, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबसे ज़्यादा घातक हैं। जैसे आप दुनिया की बहुत सारी बीमारियों पर बात करें, जैसे पोलियो है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, जैसे स्वाइन फ्लू H1N1, उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना। रेबीज़, जिसे कुत्ते के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। उसके बाद में कोरोना, उसके बाद में HIV PMT में अक्सर पूछा जाता है कि HIV का जीनोम क्या है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि इस साल आपको ये पूछा जा सकता है ऑर्डिनरी क्वेश्चन के फॉर्म में, रिसेंट क्वेश्चन के फॉर्म में, करंट क्वेश्चन के फॉर्म में, कि कोरोना का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो कह सकते हैं या तो आरएनए होगा या डीएनए। वायरस में दोनों आनुवांशिक पदार्थ नहीं होते, सिर्फ एक होता है, या डीएनए या फिर आरएनए। तो हम इसे 4 टेबल में पढ़ना चाहेंगे। SS
डीएनए युक्त वायरस, एसएसआरएनए युक्त विषाणु, विषाणु, एसएस का मतलब होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए युक्त विषाणु। ये मेरी नज़र में हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है, इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो जैसे टीएमवी, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। टीएमवी का मतलब है टोबैको मोजाइक वायरस। उसके बाद में एचआईवी, एचआईवी का मतलब है जो एड्स का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। उसके बाद में आप एक पढ़ेंगे क्यू बीटा बैक्टीरियोफाज, क्यू बीटा बैक्टीरियोफाज, इसका जिक्र 12th की एनसीईआरटी में, टीएमबी 11th की एनसीईआरटी में, एचआईवी आपको 12th में मिलेगा, क्यूबी बैक्टीरियोफाज ये है। इसके बाद में और जैसे जाएंगे अपन, जैसे H1N1, उनमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जैसे पोलियो, इनमें पोलियो वायरस, जैसे रेबीज वायरस है ना। उसके बाद में कोरोना वायरस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा संभावना इस साल पूछे जाने की है। ये और कौन है, पोलियो हो गया, H1N1 भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास है आपके लिए। अब आता है DS RNA, ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए युक्त विषाणु। ऐसे इसमें एक ही विषाणु स्टडी किया जाता है, वो है आपका कौन सा है, रियो वायरस। इसमें इसकी प्रेजेंस पाई जाती है। अब आते हैं SSDNA। SSDNA का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए युक्त विषाणु। ये भी आपके एनसीईआरटी में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो इसका आंसर एग्जाम्पल है 5×174 कॉलीफेज, ये। इसके बाद में M13 वायरस है, एक FD वायरस है, तो इनमें भी सिंगल स्ट्रैंड। हालांकि FD और M13 नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, ये 100% पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है M13, वो 5×174। अब बात आती है DSDNA, द्विकुंडलित सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड। हम हिंदी में इसमें लिख देते हैं द्विकुंडलित डीएनए, द्विकुंडलित डीएनए युक्त
विषाणु, तो ये कहाँ है, ऐसे। इसमें सार्स को भी याद रखना, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। ओके, इसमें आता है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, इसे हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। इनमें आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं, ऐसे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ बन रही है, इसलिए मैंने ये हेडिंग आपके लिए बनाई है। आप इसे अच्छे से लिखें, समझें। तो ये इनका क्रोमोसोम है या वायरस का जीनोम है। अब हम बात करेंगे कि जीनोम इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में कौन कौन से जीनोम है। प्रोकैरियोट में जीनोम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कहा जाए या क्रोमोसोम के रूप में कहा जाए तो वो डीएनए होता है, सिर्फ डीएनए। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ काम कर सकता है वायरस के अंदर, वो आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं। बाकी किसी जीव के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ हमेशा डीएनए होता है। इस कंसेप्ट पर हमेशा बात करना। तो कह सकते हैं जीनोम या क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट। जीनोम, क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में जीनोम क्या है। तो हम इसमें देखें, इनमें जीनोम हमेशा डीएस या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए, ऐसे के रूप में होता है, फिक्स है, कोई बदलाव नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो सामान्यतः कोशिका द्रव्य में चक्रीय रूप में होते हैं, चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए, या आनुवांशिक आरएनए नहीं होगा। आरएनए यहाँ पर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आनुवांशिक आरएनए सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो सकता है, इन्हें हम आनुवांशिक आरएनए भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। अब हम वापस यूकैरियोट के क्रोमोसोम पर बात करेंगे, है ना। तो कह सकते हैं, अच्छा, इनमें क्या क्या होता है। इनके
इनमें डीएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होती हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। याद है हमने काफ़ी स्टडी की है प्रोकैरियोट के डीएनए या जीनोम के बेसिस पर H2A, H2B, H3, H4 एंड H1 ये हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होंगे। पॉलीअमाइड्स इसमें पाए जाते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके डीएनए को प्रोटेक्शन देते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं। अब हम करेंगे जीनोम क्रोमोसोम या गुणसूत्र ऑफ यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में क्रोमोसोम कैसे? अब हम वापस यूकैरियोट में आ गए। नेचर में जो भी जीव हैं उनमें क्रोमोसोम किस फॉर्म में है ये समझना है। तो कह सकते हैं इनमें गुणसूत्र dsDNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन क्या क्या है? एक बार फिर से H2A, H2B, H3, H4 एंड H1 तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ऐसे ये 4 कंपोनेंट इसमें मौजूद है। नंबर 1 dsDNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है ना। और प्रोकैरियोट में केस में देखें तो वहाँ नॉर्मली नॉन हिस्टोन और डीएनए प्रेजेंस। ये अब आती है 12th की एनसीईआरटी की एक इन्फॉर्मेशन, गुणसूत्र की संख्या। हम इस पर बात करेंगे। ये मेरी नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12th की एनसीईआरटी में जैसे ही हम पहला लेसन पढ़ते हैं, तीसरे या चौथे पेज पर एक टेबल दी गई है। वो टेबल है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या किस प्रकार है। तो हम पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर बात करेंगे। गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की संख्या
की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है, गुणसूत्र की संख्या निर्भर करती है, गुणसूत्र की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो गुणसूत्र की संख्या न तो जीवों के आकार, आकृति, रंग, रूप, जीवन काल, कार्य क्षमता, इनसे संख्या का कोई संबंध नहीं। आप देखो छोटे छोटे जीव में गुणसूत्र कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि बड़े जीव में कम हो सकते हैं। जैसे अपन एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो है 24, और उसमें डॉग में बात करें तो 78 है। तो ये उनकी साइज़, लाइफ स्पान इन पर निर्भर नहीं करती। तो कह सकते हैं, अच्छी लाइन है, यह है जीवों के आकार, आकृति, संरचना, जीवन काल आदि पर निर्भर नहीं करता। मतलब एक जीव की आकार क्या है, जीवन काल क्या है, संरचना कैसी है, उस पर डिपेंड नहीं करता। यह अलग अलग जीवों में अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकते हैं, संख्या में हो सकते हैं, संख्या में हो सकते हैं, संख्या में हो सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट प्रजाति में निश्चितों में, लेकिन एक प्रजाति में प्रजाति के जीवों में इनकी संख्या निश्चित होती है। निश्चित, स्थिर होती है, फिक्स। जैसे इंसान कोई भी हो, 46 क्रोमोसोम होंगे, है ना। अब हम देखें कि कुछ खास, जैसे सबसे कम पौधों में गुणसूत्र की संख्या किसमें है? तो वो है हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, इसमें है
2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम। अब उसके बाद सबसे कम जंतु में गुणसूत्र की संख्या वो है एस्केरिस। इसमें है 2n इज इक्वल टू 2 ऐसे। अब अधिक की बात हो जाए, सबसे अधिक पौधों में गुणसूत्र की संख्या कहाँ होगी? ओफियोग्लोसम। ये एक फर्न प्लांट है। फर्न से मतलब है टेरिडोफाइट। इसमें 2n इज इक्वल टू होते हैं कितने? 1260। ये किसी भी प्लांट में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा गुणसूत्र। अब कुछ खास जंतुओं में बात हो जाए या प्लांट में बात हो जाए, जैसे मटर में क्रोमोसोम कितने? 2n इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये मटर की बात हो गई। उसके बाद में धान से मतलब है राइस। इसमें होते हैं 2n इज इक्वल टू 24। अब बात की जाए मक्का में क्रोमोसोम कितने हैं? तो याद रखने वाली बातें हैं। यहाँ होंगे 2n इज इक्वल टू 20। अब बात आ जाए गेहूँ में। गेहूँ हालांकि हेक्साप्लॉइड होते हैं, लेकिन 2n इज इक्वल टू इन्हें 42 ही माना जाता है। ठीक है, ऐसे गेहूँ। अनियन मतलब प्याज में 2n इज इक्वल टू 32। अब कुछ खास जंतुओं में बात हो जाए, जैसे सबसे पहले है फल मक्खी। फल मक्खी में क्या है? इसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला। तो इसमें होते हैं 2n इज इक्वल टू 8 क्रोमोसोम। ठीक है, अब होता है ये हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। इसमें होते हैं 2n इज इक्वल टू 12। डॉग के अंदर क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है कितनी? 2n इज इक्वल टू 78। कैट, ये NCERT में लिखे हैं। कैट में होंगे 2n इज इक्वल टू 42।
सॉरी रैट में होते हैं, रैट। अच्छा, एलिफेंट में बात की जाए तो होते हैं आपके 24। एलिफेंट में क्रोमोसोम की संख्या है 24। ऐसे जहाँ भी मिले हमें याद करना चाहिए। एलिफेंट, हाथी में क्रोमोसोम है 2 कितने 42 नहीं 24। अच्छा, मनुष्य में कितने हैं? मनुष्य ये है 48 46। बंदर में कितने हैं? वो है 46। बंदर इंसान बराबर होता है। गोरिल्ला में क्रोमोसोम की संख्या होते है 48। इंसान से 2 क्रोमोसोम ज़्यादा है ना। हालांकि मनुष्य, चिंपांजी, बंदर, गोरिल्ला इनके पूर्वज एक ही माने गए हैं। इनके क्रोमोसोम में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, खासतौर से मंकीज़ के अंदर। तो कहने का सीधा अर्थ ये है कि हम क्रोमोसोम स्टडी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, साइटोलॉजी का हिस्सा है। हमें मैक्सिमम स्टडी करनी है। चीज़ों को यहाँ से समझना स्टार्ट हो गए तो फिर दिक्कत नहीं आती है ना। अब ये टेबल है, वहाँ अकेली पड़ी है, कोई आपस में कनेक्टिविटी नज़र नहीं आती है, बस है। लेकिन अगर क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से अरेंज कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें ये चीज़ें याद रहती हैं। क्रोमोसोम के नंबर कई जगह। अच्छा, एक मधुमक्खी भी है। मधुमक्खी काफ़ी इम्पोर्टेंट। मधुमक्खी में क्रोमोसोम होते हैं 2n=32 ऐसे, क्योंकि इसके जो ड्रोन है उसमें 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ रखी हैं। थैंक यू। तो हम लोग क्रोमोसोम पर स्टडी कर रहे हैं। हम नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें कि क्रोमोसोम की जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है। फिर उसके बाद में हम थोड़े से बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी चलेंगे, क्योंकि उस पर एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन बन रहे हैं। जॉइंट क्रोमोसोम पढ़ेंगे, बड़े बड़े क्रोमोसोम हैं, इसमें 2 खास तौर से पढ़े जाते हैं। एक लैम्ब्रस क्रोमोसोम है और एक पॉलीटीन क्रोमोसोम है। हम इसी हिस्से में पढ़ेंगे कि आखिर गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम किस तरीके का होता है, तो हम उसे भी स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेल डिवीज़न की कहानी आएगी। ओके, थैंक यू।